Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science chapter number 4 Alternative Sources of Power. So students, in this chapter we will study European Union. Means कौन कौन से यूरोप के कंट्रीज थे जिन्होंने कि आपस से मिलकर के अपनी यूनियन बनाई और उसका क्या इम्पैक्ट था, क्या उनकी पॉलिसीज थी, उसके बारे में स्टडी करेंगे. सेकेंड वन इज एशियन. ASEAN ये एक एशियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके नाम के ऊपर इसका नेम पड़ा. उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या एडवांटेजेस थे, उसके बारे में. और एक वर्ल्ड के अंदर जो एक बहुत बड़ी पावर के रूप में सामने आया, द ग्रेटेस्ट पावर, दैट इज़ द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी. तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ स्टडी जो की जाएगी, चाइनीज़ की जो पावर इंक्रीज हुई है वो किस बेसिस के ऊपर, इकोनॉमी के बेस के ऊपर इंक्रीज हुई है. तो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसे डेवलप हुई, क्या रीजन थे. नेक्स्ट वन इज, अब एज वी नो डेट चाइना इज अवर नेबरिंग कंट्री, तो इंडिया के चाइना के साथ में क्या रिलेशन है. नेक्स्ट वन इज, लास्ट के अंदर हम इसका रिकमेंडेशन लेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक, एंड ऑफ वर्ल्ड वार. एज वी नो डेट सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में खत्म हुआ. आफ्टर देन at the end of the second world war the whole world is divided into two parts. That's why we can say that bipolar world. अब bipolar world means as we know that कि after the second world war cold war emerged in whole the world and two countries become the superpower, USA and USSR. मैं आपको पहले भी बताया है कि USSR means Union of Republics, several kinds, 15 republics, not a Russia. तो USA and USSR उसके बेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया. यानी बाइपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड से इमर्ज हुआ किसमें, कोल्ड वार इमर्ज हुआ. आफ्टर देन द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, USA and USSR. So these are the two blocks. अब some of the countries lie in the USA block and others country lie in the USSR block. So both the countries, both the side of the country wanted to safeguard their own interest. अपने अपने इंटरेस्ट को जितने भी कंट्री के लोग थे वो क्या करना चाह रहे थे, सेफ करना चाह रहे थे कि भाई किस बेसिस के ऊपर. अब हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट हैं. कोई मिलिट्री डिफेंस के बेस के ऊपर चाह रहा था, कोई इकोनॉमिक बेस के ऊपर चाह रहा था, कोई इसकी जियोलॉजिकल कंडीशंस के बेस के ऊपर डेवलप हो रहे थे. तो हर कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट. तो चैलेंजेस टू यूएस डोमिनेंस. अब एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर है यूएस. एज वी नो डेट अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आया. तो उसके सामने क्या क्या चैलेंज थे. तो सबसे पहला चैलेंज तो यूएस के सामने था कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी जो पहले, अब अपन आ रहे हैं सीधा सीधा 92 के बाद में, 1992, क्योंकि आफ्टर देन द रशिया बिकम डिसइंटीग्रेट एंड द सेवरल काइंड्स ऑफ कंट्री कैम इनटू पावर. और जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी पहले पूरा वर्ल्ड जहां बाइपोलर सिस्टम में था, अब वो केवल एक सिंगल रह गया, सिंगल सुपर पावर अमेरिका. अमेरिका के बाद में कई सारे जो कंट्रीज थे वो आपस में जिनकी उन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज किया, तो उस बेस के ऊपर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स के रूप में ये कंट्रीज डेवलप हुए, लाइक यूरोप के कंट्री और एशिया के. अब जो यूरोपियन कंट्रीज थे, अब यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हु वर डेवलप्ड एट दैट टाइम, or we can say that at this time also these are the developed country, they formed their own union that is known as the European Union. अब जो उनकी यूरोपियन यूनियन जो इनके थे उसमें यूरोपियन यूनियन, these kinds of country having same economic, same foreign policy, तो उस बेसिस के ऊपर इनका एक, और इवन देन वी कैन से दैट कि इनकी करेंसी भी एक हो गई थी जिसको कि बोला गया था यूरो. और समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स तो ये यूरो है ये आपके अमेरिकन डॉलर को टक्कर दे रहा था. नेक्स्ट वन इज एशिया के अंदर ही अपन बात करें तो एशियन कंट्रीज की अपनी
अलग अलग पावर्स के रूप में सामने आ गए। लेकिन एशिया के अंदर ही चाइना एक पावर के रूप में इमर्ज हुआ और इन एशियन कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस दबा देना चाह रहा था। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड था, अब जहां पर एक यूनिपोलर बन गया था 92 के बाद में, धीरे धीरे दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड कन्वर्टेड इनटू द मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक पावर नहीं रही, ना दो पावर रही, इससे ज्यादा पावर्स के अंदर ये पूरा कंट्री या पूरा वर्ल्ड कंट्रीज डिवाइड हो गए। अब इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव पावर, अब जो इमरजेंस इंडिया के अंदर, दूसरे कंट्रीज के अंदर किस किस तरह से अल्टरनेटिव पावर इमर्ज हुई, तो 19th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर रिट्रीट इनकी जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग यूएसए इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक पावर इज लिमिटेड, यानी यूएसए की इस बेसिस के ऊपर यूएसए की इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, उसको मेन जो रोल था इसको रोकना था इन कंट्रीज का, क्योंकि जिससे कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, उसको कंट्रोल किया जाए। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं एशियन कंट्रीज के अंदर जापान की। तो सबसे पहले जापान जो है टू रिस्ट्रेन द पावर्स ऑफ द यूएस, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द ईयर्स टू कम। तो यूएस की पावर के सामने अल्टरनेटिव सेंटर्स जो सामने आए थे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिससे कि उसकी पावर को कंट्रोल किया जाए। तो इसके अंदर का इमरजेंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो उसके बाद एक के बाद एक कई जो कंट्रीज थे वो इमर्ज हुए जो यूएस की इकोनॉमी को, पॉलिटिकल पावर को टक्कर दे रहे थे। जस्ट लाइक आपका है जो जापान, हालांकि जापान अपन कह सकते हैं कि एक यूएसए का एलाइड ही है, क्योंकि बिकॉज उसका जो डिफेंस है बजट वो उसकी जीडीपी का केवल 1 या 2% है, क्योंकि सारा खर्चा उसका यूएसए उठाता है। तो उस बेसिस के ऊपर जापान ने एक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस आगे बढ़ाया था। चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी, धीरे धीरे इमर्ज हुई थी, तो उस बेस के ऊपर चाइना का डोमिनेंस आसपास के एरियाज के अंदर इंक्रीज होता चला गया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक के बाद एक कंट्री जो है वो पावर में आते गए। अब यूरोपियन इंटीग्रेशन, तो यूरोपियन इंटीग्रेशन की जो शुरुआत हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1945 के बाद में जो यूरोप है वो कई उसके अंदर डिवाइड हुआ, और इसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि इसका इन्फ्लुएंस आया कि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर एक के बाद एक इमर्ज हुए थे। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड द स्ट्रक्चर ऑन विच यूरोप हैड बीन फाउंडेड, पूरा एक यूरोप जो बिखरा हुआ था उसको एक करने के अंदर मदद मिली। तो 1945 के अंदर इनका मेन बेस था कि भाई किसी भी तरीके से इनकी इकोनॉमी को, हमारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बिल्कुल एक तरह से कॉलैप्स हो गई थी। तो उस कॉलैप्स को रोकने के लिए जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई थी। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वार, यानी इसके बाद ही एक तरह से कोल्ड वार शुरू हुआ। तो अमेरिका extended massive financial help for reviving European economy under what was called the Marshall Plan। तो अमेरिका ने एक प्लान बनाया था, अमेरिका का एक प्लान था। वो प्लान क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। तो किस प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाया, तो उसने किस मार्शल लॉ प्लान उसने प्रोवाइड कराया था, और इसके अकॉर्डिंग जो कंट्रीज स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उनको हेल्प प्रोवाइड करी थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो यूएसए था और यूएसएसआर, उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्ट साइड के थे वो वेस्ट साइड के यूरोपियन कंट्रीज किसके फेवर में जा रहे थे, अमेरिका के फेवर में थे, वेयर एज जो ईस्टर्न साइड के यूरोपियन कंट्रीज थे वो यूएसएसआर के फेवर में थे। तो उसके बाद में जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका ने एक प्लान प्रपोज किया था कि यूरोपियन कंट्रीज को क्या किया जाए, इकोनॉमी को उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन OEEC, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया
1948 में चैनलाइज एट टू वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, एक के बाद एक यूरोपियन स्टेट्स को आगे बढ़ाया गया। अब OEEC ए फोरम ऑफ कॉर्पोरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू, अब यानी यहाँ पर किस चीज़ का डिस्कस किया जाएगा, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, जो ट्रेड है वो उस बेसिस के ऊपर उसका किया जाएगा। तो काउंसिल ऑफ यूरोप established in 1949 was another step forward in political cooperation। अब इसके अंदर 1949 के बाद में क्या बना, काउंसिल ऑफ यूरोप। ये भी पॉलिटिकल कॉपरेशन मीन्स उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ाएंगे अपनी पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहेगी, ट्रेड पॉलिसी क्या रहेगी, किसके साथ में उनके क्या रिलेशन है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई थी। अब लैंडमार्क्स इन यूरोपियन इंटीग्रेशन, अब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ था कि यूरोपियन कंट्रीज को आपस के अंदर एक करना। तो 6 कंट्री साइन द ट्रीटी ऑफ रोम एंड एस्टेब्लिश EEC। 1957 के अंदर जो कंट्रीज थे उन्होंने रोम की ट्रीटी को साइन किया और क्या बनाया, EEC। 1973 के अंदर डेनमार्क, आयरलैंड एंड UK, these kinds of country also become the part of the European Union। and 1979 फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के हेल्ड हुए थे। एंड 1985 सचेगन एग्रीमेंट काउंसिल, इसके ऊपर सिग्नेचर हुए। 1990 के अंदर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क सामने आया था, क्योंकि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो ईस्ट जर्मन एंड वेस्ट जर्मन। तो 90s के बाद में सिंपली कहा जाता है कि बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया। बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया मीन्स कि द ईस्ट जर्मन एंड वेस्ट जर्मन बोथ काइंड ऑफ कंट्री बिकम यूनाइटेड, दोनों कंट्री एक हो गए थे, यूनिफाइड हो गए थे। तो 1992 के अंदर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन एस्टैब्लिशिंग EU, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया। एंड 1993 के इसके अकॉर्डिंग क्या निकला, सिंगल मार्केट क्रिएटेड, एक पूरा मार्केट बना दिया जाए, यानी दोज काइंड्स ऑफ कंट्री हु आर द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दीज काइंड्स ऑफ कंट्री और MNC ऑफ दीज काइंड्स ऑफ कंट्री इज अलाउड टू ट्रेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू रेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। ऑफ विच टाइप ऑफ यूरोप, ओनली द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्री, उसके अंदर वो वहाँ जाकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते थे। तो एक सिंगल मार्केट क्रिएट हुआ था। जब ये सिंगल मार्केट वहाँ पर क्रिएट हुआ तो उसके बेस के ऊपर वी कैन से दैट कि दीज काइंड्स ऑफ कंट्री आल्सो प्रोवाइड मेनी काइंड्स ऑफ रिलैक्सेशन फॉर द MNCs एट दैट टाइम। आफ्टर देन इन 2002 एक इनकी कॉमन करेंसी सामने आई थी और उस कॉमन करेंसी का नेम था यूरो। जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था, धीरे धीरे इसकी पावर इतनी इंक्रीज हो गई थी कि अमेरिका जो है उसके डॉलर को कम्पीट करने लग गया था। तो यूरो इंट्रोड्यूस्ड एज कॉमन करेंसी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी। आफ्टर देन 2004 10 स्टेट्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन EU। अब इसके बाद में बुल्गारिया एंड रोमानिया ये भी इसके अंदर 2007 के अंदर ज्वाइन हुए थे। और ईस्टर्न यूरोप यानी ईस्टर्न यूरोप वार्साई पैक्ट, दोज काइंड्स ऑफ कंट्री विच अर्लियर बिफोर वाज इन द ग्रुप ऑफ द USSR। आफ्टर देन व्हेन द USSR disintegrated, then these kinds of country fall under the European Union। यानी 10 स्टेट्स जो थे ईस्टर्न यूरोप के वो किसके अंदर आ गए, आपके यूरोपियन यूनियन के पार्ट बन गए थे। अब यूरोपियन यूनियन का ऑरिजिन तो इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ 28 मेंबर्स स्टेट। स्टार्टिंग के अंदर 28 मेंबर्स थे। इट हैज डेवलप्ड ए सिंगल मार्केट, जो मेन मैंने आपको बताया, जिससे कि वो आराम से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड वगैरह कर सके। तो यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ और ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 1993 को ये कंट्रीज ने आपस के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज किया और वो सामने आया था। तो मैनी कंट्रीज आर नॉट एंथुजियास्टिक इन गिविंग द यूरोपियन पावर दैट वर एक्सरसाइज बाई देयर गवर्नमेंट। तो बहुत सारे जो कंट्रीज थे वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर कोई एग्रेसिव नहीं थे, ना ही कोई बहुत ज़्यादा जोश में थे कि भाई क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इसके ऊपर पावर देगी या नहीं देगी, क्योंकि उसके पीछे भी रीजन था। तो सम की फीचर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन के क्या थे, इट हैज़ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी डिफेंस पॉलिसी भी उनकी कॉमन रहेगी और फॉरेन पॉलिसी भी कॉमन रहेगी। अभी अपन लेटेस्ट का भी अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के एम्बेसडर को वापस, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजने की बात चलने लगी थी
कि भाई वापस उसको भेज दिया जाए, तो उसको नहीं भेजा गया। पाकिस्तान चाह करके भी नहीं भेज पाया था, उसको अपनी पब्लिक का भी प्रोटेस्ट फेस करना। रीजन भी क्लियर, बिकॉज फ्रांस इज द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो एक फ्रांस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अधिकतर यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज की थी। अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजता तो हो सकता था कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज उसका प्रोटेस्ट करते, अपने सारे एम्बेसडर्स को वापस बुलवा लेते। सिक्योरिटी पॉलिसी भी सेम इसी टाइप के ऊपर है, यानी एक कंट्री की सिक्योरिटी पॉलिसी अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो एक तरह से क्या माना जाएगा, यूरोपियन यूनियन के ऊपर अटैक हुआ है। तो इट कॉपरेट्स ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। अब आपस के अंदर होम अफेयर्स वगैरह के अंदर भी, और उनकी सिंगल करेंसी होगी। तो यूरोपियन यूनियन इज ए सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने उस समय पर आई थी। तो एज ए सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन EU यानी यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवेन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट। अपने मेंबर्स के अंदर, उसके अंदर भी वो आपस के अंदर इंटरफेयर कर सकते थे। इन मैनी एरियाज इट्स मेंबर्स हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन। अब कई सारे एरियाज थे जिनके खुद के अपने फॉरेन रिलेशन थे। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई जो सारे के सारे जो ऑल दीज कंट्री हु आर द मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो सबकी फॉरेन पॉलिसी में, कुछ कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफर थी तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको रन किया, और डिफेंस पॉलिसी भी उनकी अलग थी, उन्होंने भी उसको अलग किया। तो डेट आर ऑफन ऑड्स विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से बिल्कुल वो अलग भी होते थे। तो इन्फ्लुएंस ऑफ EU, अब इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा यूरोपियन यूनियन का, तो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। द ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बेस के ऊपर ही उससे पहले भी है, इनके पास में तो ऑलरेडी ही थी, क्यों, बिकॉज इन UN वी आर हैविंग द 5 परमानेंट नेशन। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस वाज द मेंबर। तो दिस एस्टेब्लिश्ड EU टू इन्फ्लुएंस US पॉलिसी ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब US की पॉलिसी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर थी उसको भी ये इफेक्टेड कर रही थी, क्योंकि बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े। तो डायलॉग्स विद चाइना ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, चाइना के साथ भी एनवायरमेंट के ऊपर इन्होंने बातचीत करी और उसको आगे बढ़ाया, यानी होम अफेयर के बेस के ऊपर भी। अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का एक अपना इकोनॉमिक करेंसी थी, उसका अपना एक इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आया था। तो यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद ए GDP, उसकी 12 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी 2005 में। अब यूरो कैश, जो मैं आपको पहले भी आपको बताया कि यानी US डॉलर के लिए खतरा बन गया था। तो इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द USA। वर्ल्ड के अंदर यूरोपियन यूनियन का ट्रेड जो है वो 3 times इंक्रीज हो गया, जो कि US के ट्रेड से ज़्यादा था। इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के अंदर इनके पास पैसा था, उस बेसिस के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी इंक्रीज हुआ। फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर भी इनका रोल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिकॉज WTO डेट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों से रिलेटेड है। तो अगर आपको पैसा चाहिए उनसे तो पहले WTO का मेंबर बनिए, और WTO के अंदर इन्फ्लुएंस है किसका, यूरोपियन कंट्रीज का। तो जो वो चाहेंगे वो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को करना पड़ता था। अब मिलिट्री इन्फ्लुएंस, तो US कंबाइंड फोर्सेस आर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सब यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, किसी एक फोर्सेस की बात नहीं कर रहे। तो द 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव न्यूक्लियर आर्सेनल अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर वारहेड्स। अब ये दोनों कंट्री जो हैं वर्ल्ड के एक तरह से न्यूक्लियर पावर है, और इनके पास से माना जाता है कि भाई 550 के करीब न्यूक्लियर हेड्स हैं। तो फ्रांस एंड ब्रिटेन आर वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोनों चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर भी दोनों बहुत आगे हैं, और कम्युनिकेशन के उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो व्हाट इज़ द थर्ड वर्ल्ड वॉर? अब थर्ड वर्ल्ड के रूप में क्या सामने आया, तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ एफ्रो एशियन नेशन, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दोज काइंड्स ऑफ कंट्री हु वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटेन और द फ्रांस, और वी कैन से दैट द यूरोपियन कंट्री, नाउ दीज काइंड्स ऑफ कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट।
तो उस बेसिस के ऊपर ये इनको एक फ्रीडम गेन हुआ था। तो दीज नेशन आर रेफर्ड टू एज द थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग नेशन। तो आफ्टर देन इन नेशन को क्या बोला गया, डेवलपिंग कंट्रीज भी अपन इसको बोल सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ एशिया, तो अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशिया वाज एन अपहिल टास्क एज दीज कंट्रीज फेस्ड सेवरल क्राइसिस। अब ऐसा भी नहीं है कि जो अपन एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग। सबसे पहला था नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग यानी अपनी उनकी पॉलिटिकल बाउंड्री को फिक्स करना है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज को फिक्स करना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ाना है। पॉवर्टी एंड इकोनॉमी, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, बैकवर्डनेस इसकी बेस के ऊपर क्रिएट हो रही थी, तो इसको भी खत्म करना। प्रेशर टू अलाई विद वन सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वार, अब ये भी एक प्रेशर था क्योंकि बिकॉज यूएस का प्रेशर था कि भाई ये कंट्री उसके ब्लॉक में आए, यूएसएसआर का प्रेशर था कि ये कंट्री उसके ब्लॉक में जाए। तो उस बेसिस के ऊपर बैंडिंग कॉन्फ्रेंस यानी न तो आपको सम ऑफ द कंट्री विच डू नॉट लाई इन द यूएस और यूएसएसआर, तो दे फॉर्म देयर ओन अलाइन, दैट इज नोन एज नॉन अलाइन। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो था बैंडाउन कॉन्फ्रेंस एंड नॉन अलाइन मूवमेंट फेल्ड टू एस्टैब्लिश ए फॉरम ऑफ इनफॉर्मल कॉपरेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द थर्ड वर्ल्ड नेशन के, उसको उसने फेल कर दिया था। यानी इनका कहना था कि न तो आप यूएस में जाइए न आप यूएसएसआर में जाइए, आप अपना अलग स्टैंड रखिए। दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब एशियन कंट्रीज के कौन कौन से कंट्री सामने थे, आपके थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर एटसेट्रा। तो एशियन इज ए जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशंस विच आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये जो कंट्रीज थे वो सामने आए थे और एशियन लोगो इनका डेवलप हुआ था। द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस रिप्रेजेंट the 10 South East Asian countries bounded together in friendship and solidarity। अब यानी जो मेन जो था इसका पैडी के बेस के ऊपर यानी फूड जो कि मेन प्रॉब्लम थी उनकी, तो आपस के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो सबसे पहले तो मेन जो ऑब्जेक्टिव था एशियन कंट्रीज का वो कि एशियन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको आगे बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस आगे करना, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना, दैट इज द मेन। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिसॉल्व डिफरेंस पीसफुली, आराम से ये जो चीज़ है जो भी आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज के उनको शांतिपूर्वक सोल्व किया जाए बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो उस बेसिस के ऊपर द एशियन वे कैन बी टेरेस्ड बैक टू द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया 1976 के अंदर एशियन कंट्रीज ने अपनी ट्रीटी साइन करी थी। और ये क्या था, इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल नॉन कॉन्फ्रंटेशन एंड कॉपरेट, यानी आपस के अंदर ये कंट्री ना तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको मिल बैठ के सोल्व करेंगे, कॉपरेशन एक दूसरे को दिखाएंगे। अब पिलर्स ऑफ एशियन कम्युनिटी के, तो सबसे पहला जो है सोशल कल्चरल कम्युनिटी, क्योंकि बिकॉज एज वी नो डैट एशिया इज हैविंग वास्ट अमाउंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज रिलीजन के बेस के ऊपर डाइवर्सिटी है, तो कल्चरल भी इनका कम्युनिटी का सबका अलग अलग था। तो एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी को एक एस्टैब्लिश करना, इकोनॉमिक कम्युनिटी एक दूसरे की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना, और सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं करना। तो एशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर दिया गया कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, इक्विटेबल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, नर्चरिंग ह्यूमन पोटेंशियल टू द फुल, जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए, यूज में लिया जाए, एंड नॉर्म्स ऑफ सोशल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड इक्विटी, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और इक्वलिटी के जो इश्यूज़ हैं, जस्टिस है, उस बेसिस के ऊपर उसको आगे बढ़ाया जाए, एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स वगैरह को भी सोल्व किया जाए। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी के बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एशियन कम्युनिटी के जो एक तो कॉमन ऑब्जेक्टिव आता है कि आपके जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करना ही है, टू ऐड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा रीजन एंड क्रिएट ए फ्री ट्रेड एरिया, FTA चालू किया था फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी जहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है एशिया के वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेबर वगैरह उनकी माइग्रेट हो सकती है एक रीजन से दूसरे रीजन में।
तो टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विद इन द यूएस, यानी ये भी यूरोपियन यूनियन की तर्ज के ऊपर एक कॉमन मार्केट डेवलप करना चाह रहे हैं। अब सिक्योरिटी कम्युनिटी का अपन बात करें तो यानी इसके अंदर मेन जो चीज़ दिया है कि टू एंश्योर दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट डू नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, यानी आपस के अंदर जो भी आपके डिस्प्यूट है उनको पीसफुली तरीके से सोल्व किया जाए, वहां पर आप किसी तरह का कोई आर्म्स का यूज ना करें। पीस और न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस, एक दूसरे के जो डिफरेंसेज हैं उनको भी आप रेस्पेक्ट करें, आपस के अंदर उनको कॉपरेट करते हुए सोल्व करें। टू अपहोल्ड द सॉवरेन राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। तो 20th एशियन रीजनल फोरम जो डेवलप हुई थी 1994 के अंदर, एशियन रीजनल फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड टू कैरी आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी इन कंट्रीज की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी एक यूरोपियन यूनियन के तर्ज के ऊपर लेके जाना चाहते थे, बट लेकिन वो उसको अभी तक भी डेवलप नहीं कर पाए। एशियन विजन 2020 का यहाँ पर ही कह रहा है कि एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज डिफाइंड, यानी इट मीन्स जो आउटवर्ल्ड है, आउटवर्ड इसके ऊपर हम ले तो मेन चीज़ जो डिफाइन की गई है किस बेसिस के ऊपर, पीस, फ्रीडम एंड न्यूट्रलिटी के बेसिस के ऊपर इसको डिफाइन किया गया है। टू एस्टैब्लिश ए पीसफुल एंड स्टेबल साउथ ईस्ट एशिया वेयर ईच नेशन इज एट पीस विद इटसेल्फ एंड वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स आर एलिमिनेटेड थ्रू अबाइडिंग रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ, यानी जो भी ये साउथ एशियाई कंट्रीज हैं उनके अंदर शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसको ख़त्म किया जाए और एक जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है, उसको एस्टैब्लिश किया जाए। अब एशियन सक्सेस स्टोरी, तो एशियन एनकरेजेस नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट, यानी अपने रीजन के अंदर जो भी कंट्रीज़ के बीच के अंदर आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट है उनको बातचीत के जरिए सोल्व किया जाए। एशियन हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, ईस्ट टाइमर क्राइसिस के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वहाँ पर भी इन कंट्रीज़ ने एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये फिक्स किया कि ईस्ट एशिया के अंदर ये शांति बनाएंगे और हर साल इसकी मीटिंग होगी जिसके अंदर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सोल्व किया जाएगा। अब एशियन यूएस लीडर्स मीटिंग, यानी इनके लीडर्स की भी मीटिंग होगी, तो यूएस एंड चाइना आर नेगोशिएटिंग एफटीए के ऊपर ये आपस के अंदर बातचीत करने लगे। एशियन ओइंग टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजन था क्योंकि एशिया के कंट्रीज़ भी अपनी अपनी उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी। एशियन इज ए मेजर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर ऑफ द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमिक सच एज इंडिया एंड चाइना, एक मेजर इकोनॉमिक पावर के रूप में डेवलप हो रहे हैं और कहा जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर चाइना की इकोनॉमी बहुत जल्दी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी और इंडिया भी एक अपनी सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आएगा। अब इंडिया एंड एशियन, तो ड्यूरिंग कोल्ड वार इंडिया डिड नॉट पे मच अटेंशन टू ए, यानी स्टार्टिंग के अंदर हमने इसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब इंडिया ने 2002 से इसकी एनुअल बेसिस के ऊपर मीट करना शुरू किया या अटेंड करना शुरू किया है। तो इंडिया कैलकुलेटेड बाईलैटरल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद सिंगापुर के अंदर 2003 के अंदर इसको लिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको एफटीए के बोला गया इन गुड्स वाज साइंड बाय एशियन एंड इंडिया इज अगस्त 2009 के अंदर बैंकॉक के अंदर चला था। लुक ईस्ट पॉलिसी एम्स टू टैप साउथ ईस्ट एशियाज डायनेमिक इकोनॉमिक ग्रोथ। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो चाइनीज़ इकोनॉमी का पार्ट आएगा, किस तरह से चाइना की इकोनॉमी रेज हुई, उसको हम सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू।